हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अभी सामने आई है जिसमें आरबीआई ने इस बात पर गौर किया है, इस बात का विवरण दिया है कि पिछले जो एक वर्ष जो पिछला वित्तीय वर्ष गया उसमें भारत पर जो बाहरी ऋण है उस बाहरी ऋण में कितना बदलाव आया। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि भाई देखो, बाहरी ऋण जो होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पूंजी की व्यवस्था जो है वो देश के अंदर से ही करें। इस पूंजी की व्यवस्था आप देश के बाहर से भी कर सकते हैं। दूसरे देशों के बैंक, दूसरे देशों की सरकारें, दूसरे देशों के वित्तीय संगठन, उन सभी से आप पूंजी प्राप्त कर सकते हैं जिनका प्रयोग आप अपने विकास की या अन्य किसी भी तरह की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि बाहरी ऋण का जो मुद्दा है उसको भारत में एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कि भाई हमारे देश के ऊपर तो इतना कर्ज है या फिर हमारा देश इतने कर्जे में डूबा हुआ है वगैरह। तो उस दशा से देखा जाए तो भारत में यह एक चर्चा आमतौर पर चलती रहती है कि भाई हमारे पास बाहरी ऋण कितना है। तो आरबीआई की रिपोर्ट में कौन सी खास बातें हैं, क्या प्रमुख बिंदु हैं, कुछ एक उनके बारे में मैं आपको अगले 5 से 10 मिनट में केवल बता दूंगा। तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन सबके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो भाई 2025, 26, 27 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये मौका है। आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए 29,999 रुपए में, ठीक है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान मिलेगा आपको। इसके समाधान से ज्यादा आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपके उत्तर में क्या गलतियां हैं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलेगी। साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ठीक है। चलिए अब जल्दी से एक बार चर्चा शुरू करते हैं इस मुद्दे पर। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जो कि आरबीआई की अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप में से जिसका इंटरेस्ट हो, जिसकी रुचि हो, वो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके इस प्रेस रिलीज को देख सकता है। तो आरबीआई ने यह कहा है कि भाई हमारे ऊपर जो बाहरी ऋण था, भाई किसी भी देश के ऊपर जो बाह्य ऋण होता है वो बाह्य ऋण जो है वो करीब करीब 39.7 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। यानी कि 2024 में जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ उसमें हमारे पास जो बाहरी ऋण था वो 663.8 बिलियन डॉलर था। मैं एक बार आपको बता दूं, ये संख्याएं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे इसका ऑर्डर कि लगभग 600 और 700 बिलियन डॉलर के बीच में है। इतना आपको पता है तो काफी है, ठीक है। मतलब कोई आपसे अगर पूछे कि भारत पे बाह्य ऋण कितना है तो आप ये ना बोल के आ जाओ कि 1 बिलियन डॉलर है, या आप ये ना बोल के आ जाओ कि 10 लाख बिलियन डॉलर है। बात समझ में आ रही है? तो इनका ऑर्डर आपको लगभग पता होना चाहिए। आपको एकदम एग्जैक्ट नंबर रटने की कोई आवश्यकता यूपीएससी में नहीं होती है, ठीक है जी। तो 663.8 बिलियन डॉलर ये था। इसके पहले अगर आप देखें तो 2023 वाला जो वित्तीय वर्ष था उसमें ये करीब 624.1 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें 39.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। तो हमारा जो बाहरी ऋण है वो 39.7 बिलियन डॉलर से बढ़ गया है। यह बात क्लियर है। लेकिन बाहरी ऋण का जीडीपी से जो अनुपात है, तो मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट आई है। मनी कंट्रोल अपनी रिपोर्ट में आरबीआई की रिपोर्ट का और अच्छे से एनालिसिस करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आरबीआई बहुत तकनीकी तौर पे डेटा प्रस्तुत करता है, तो मनी कंट्रोल जैसे समाचार पत्र जो होते हैं वो उनका अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप इसका जीडीपी से अनुपात देखें, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए कि भाई हमारा जीडीपी तो बढ़ा होगा, तो आप ऐसे समझिए कि भाई मान लीजिए कि आपका अगर भाई आप ऐसा मान लीजिए ना कि पहले जो है अगर आपके टोटल आय 100 रुपए थी, ठीक है, उस आधार पे आपने 25 रुपए का ऋण लिया हुआ था, ठीक है। अब आपकी टोटल आय अगर 200 रुपए हो गई और आपने 30 रुपए का ऋण ले लिया,
तो कहने को ऋण तो बढ़ा 5 रुपए, लेकिन परसेंटेज वाइज तो ऋण कम हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर आप पर 25% ऋण था, यहां पर आप पर केवल 15% ही ऋण है। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए कुल एब्सोल्यूट टर्म में बाह्य ऋण कितना बढ़ा कितना घटा, उससे ज्यादा काम का आंकड़ा जो है वो ये है कि जीडीपी के रेशो में, जीडीपी की तुलना में आपके ऋण में कितना परिवर्तन आया। तो 2023 में अगर आप देखेंगे, बाहरी ऋण जो था वो जीडीपी का 19% हुआ करता था। अब यह घटकर 2024 में 18.7% तक आ गया है, यानी कि थोड़ी सी 0.3% की गिरावट आपको देखने को मिली है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा संकेत मानी जा सकती है कि भाई हमारे जीडीपी में अब हम विदेशी जो ऋण पर हमारी निर्भरता है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप विदेशी ऋण लेते हैं तो एक और पैरामीटर होता है जिससे आप उसकी तुलना करते हैं, वो होता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार। क्योंकि यह माना जाता है कि भाई आपके ऊपर बहुत सारा विदेशी ऋण है मान लीजिए, और आपको मान लीजिए किसी आपातकालीन परिस्थिति में इस ऋण को तुरंत चुकाना पड़ जाए। भाई ऐसा हो, भाई आंतरिक ऋण तो है नहीं आपका, अगर देश के अंदर का ऋण है तो वो आपके देश के अंदर का मामला है, आप न्यायालय के थ्रू या अन्य तरीकों से उसको निपटा सकते हो। लेकिन मान लीजिए बाहरी ऋण है, कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति बन जाए कि आपको तुरंत उसे चुकाना पड़े, तो ऐसे में एक सही तरीका, एक जो अच्छा पैरामीटर होता है वो होता है कि आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो इसमें से कितना कवर कर पाएगा। भाई विदेशी मुद्रा भंडार तो आपके पास है ना, तो आप उससे दे सकते हो, लेकिन वो कितना कवर कर पाएगा। और अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूं ऑर्डर याद रखो, तो करीब $600 बिलियन टाइप ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी होता है। ये तो आपको पता होगा, मैं कितनी बार आपको ये बात मेंशन करता रहता हूं। तो अब आप देखेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना है अभी, हालांकि याद रखिएगा वो अक्सर परिवर्तित होता रहता है उसका मूल्य जो है, लेकिन लगभग वो $653 बिलियन के आसपास है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो $653 बिलियन के आसपास है, और हमारा टोटल ऋण कितना बताया था मैंने आपको, 663.8, यानी कि ये कुल ऋण का 97% से भी ज्यादा कवर कर सकता है। कुल ऋण का 97.4%, कुल ऋण का 97.4% ये कवर कर सकता है। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है कि आपके ऊपर जितना भी बाहरी ऋण है उसका 97.4% तो आप अपने फॉरेक्स रिजर्व से ही चुका सकते हो। आपको और कुछ कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भयंकर ही आपातकालीन स्थिति आ जाए और आपको सारा ऋण एक साथ चुकाना पड़ जाए, तब भी आप 97.5% तो तुरंत दे सकते हो अपने फॉरेक्स रिजर्व से। यह अपने आप में काफी दिल को ठंडक पहुंचाने वाली बात है, काफी आराम देने वाली बात है। यह वाला भी जो अनुपात है आपका कि आपका विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि आपका फॉरेक्स रिजर्व और आपका बाह्य ऋण, इसका भी जो अनुपात है ये 2023 में इससे थोड़ा कम था। हालांकि 2023 में भी काफी हेल्दी था, काफी अच्छा अनुपात था ये। 2023 में ये 92.7% था। ये क्या हुआ भाई? हाँ, 2023 में ये जो है ये 92.7% था। अब ये परिवर्तित हुआ है, अब ये बदला है। जैसा कि आप जानते हैं 2023 में ये 92.7% था। तो अच्छी खासी वृद्धि आपको इसमें देखने को मिली है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छी गति से बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी चीज माना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ऋण जो होते हैं, ऋण होते हैं दो तरह के। एक होता है दीर्घकालिक ऋण। देखिए आप अच्छा अपने जीवन के बारे में सोचिए, एक सेकंड के लिए सरकार अरकार भूल जाइए, बाहरी आंतरिक भूल जाइए। मैं कहता हूं कि हम सब भी अपने जीवन में कई तरह के ऋण लेते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। आपके अनुभव के हिसाब से लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन में से कौन सा ज्यादा अच्छे और ज्यादा आर्थिक कारणों से लिया जाता है? देखो, लॉन्ग टर्म लोन आप लोगे जब आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे होगे, जैसे मान लो आप कोई दुकान खोल रहे हो या आप कोई मकान बना रहे हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे। दुकान का लोन, मकान का लोन कोई आप एक साल में तो चुकाओगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको घर में शादी के लिए लोन चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो संकट से निपटने के लिए लिया जाता है, उपभोग के लिए लिया जाता है आमतौर पे। वहीं लॉन्ग टर्म लोन जो होता है आपका दीर्घकालिक लोन, वो किसी ना किसी प्रकार के एसेट को क्रिएट करने के लिए लिया जाता है। तो यह भी देखा जाता है कि आपके लोन में कितना लॉन्ग टर्म है। तो इस $663 बिलियन के लोन में से करीब करीब आप देखेंगे कि 541 बिलियन जो है, उसमें से 541
$2 बिलियन जो है वो दीर्घकालिक है। और अगर आप लघुकालिक अल्पकालिक लोन को देखेंगे कि भाई जो शॉर्ट टर्म लोन है, जो 1 साल से कम के पीरियड के लिए लिया गया है, वो अब जो है कुल लोन का केवल 18.5% है। 2023 में ये 20.6% था। यानी कि ये भी एक अच्छी चीज है कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए अब हम विदेशों पर निर्भर जो है हम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी 18.5% है, लेकिन अपेक्षाकृत ये जो है कम हो गया है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा संकेत है। ये मेरे ख्याल से सबसे पॉजिटिव चीज है कि लॉन्ग टर्म लोन जो है वो हम फिर भी बाहर से ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए इस तरह से बाहर जो है विदेश जाना बहुत उचित नहीं माना जा सकता। ठीक है, ऋण जो लेने की हमारी प्रक्रिया है उसमें से 53.8% ऋण, अभी भी आधे से ज्यादा ऋण जो है वो हम डॉलर में लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हम कहते हैं कि भाई हम डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, डॉलर से मुक्त होना चाहते हैं, वो अभी कुछ ज्यादा सफल होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी भी हम 54% के आसपास अपने ऋण जो है बेटा वो डॉलर में लेते हैं। तो भाई डॉलर पे हमारी निर्भरता भी बहुत ज्यादा है। 31.5% दूसरे नंबर पे हमारे यहां रुपया है। 31.5% जो ऋण है वो हम रुपए में लेते हैं। तो डॉलर जो है अभी भी फ्रंट रनर है, डॉलर अभी भी सबसे आगे है। ठीक है, तो हमारे यहां अच्छा एक बात याद रखिए, जब हम बात करते हैं विदेशी ऋण की, तो इसमें केवल सरकार का ऋण नहीं होता। इसमें अगर कोई भारतीय व्यक्ति, भारतीय कंपनी भी किसी विदेशी संस्थान से ऋण ले रही है तो वो भी गिना जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है केंद्र सरकार केवल 22.4% ऋण ले रही है। जो हम कुल ऋण की जो बात कर रहे हैं, इनमें से केंद्र सरकार का 22.4% ऋण है। बाकी जो गैर वित्तीय संस्थाएं हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनियां, सबसे ज्यादा उनका है। इनका करीब करीब 37.4% जो है ये ऋण जो है लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसी संस्थाएं जो डिपॉजिट करती हैं, जमाकर्ता संस्थाएं जो हैं, वो करीब करीब 28.1% वोट जो है वो लेती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा को केंद्र सरकार सबसे बड़ी ऋण लेने वाली कंपनी नहीं, वाली संस्था नहीं है बाहरी क्षेत्रों में। और एक बात याद रखिएगा, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये मैं आमतौर पे P2I बैचेस में पढ़ाता हूं। अच्छा आपसे ही पूछता हूं, चलिए आप बताइए कि अगर केंद्र सरकार को ऋण लेना हो तो आपके विचार में क्या ज्यादा उचित है कि केंद्र सरकार देश के अंदर से ऋण ले या देश के बाहर से ऋण ले? क्या ज्यादा उचित है? तो आमतौर पे हम सबके दिमाग में पहला जवाब आता है कि देश के अंदर से लेना चाहिए, भाई सरकार बाहर से क्यों ऋण ले। लेकिन यह याद रखिए कि भाई देश के अंदर से अगर सरकार ऋण लेगी, क्योंकि सरकार छोटा मोटा ऋण तो लेती नहीं है, सरकार तो बहुत बड़े बड़े ऋण लेती है, तो अगर सरकार देश के अंदर से ऋण लेना शुरू कर देगी तो देश के अंदर कुल पूंजी जो उपलब्ध है उसका एक बड़ा हिस्सा तो सरकार ही ले जाएगी। तो जो बाकी उद्योगपति हैं, बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ऋण की आवश्यकता है, उनके लिए पूंजी कम पड़ सकती है। इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए, एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए हैं लोन देने के लिए। अगर सरकार इसमें से कुछ ना दे तो ये सारा 1000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को बांटेगा। भाई जो भी उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, उनको बांटेगा, या फिर जो अपना घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आम नागरिक के लिए लोन उपलब्ध होगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें से 500 करोड़ सरकार ही ले जाए तो बाकी लोगों के लिए तो केवल 500 करोड़ ही बचा कि नहीं बचा, तो बाकी लोगों के लिए ऋण महंगा हो जाएगा। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है अगर आपके देश में सरकारें जो हैं वो बाहर से ऋण नहीं ले रही हैं। इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो अब इसमें जो है, इसको आपको सिंपल सी बात यह है, यह आपको याद रखनी है। इसमें जो है सरकार का बाहरी ऋण हालांकि बढ़ा है, तो सरकार भी जो है बाहर से ज्यादा ऋण ले रही है। सरकार का बाह्य ऋण जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में 11.5% जो है से बढ़ा है। वहीं अगर हम हाउस होल्ड्स का देखें, जो आम नागरिक है, हाउस होल्ड्स का बाह्य ऋण जो है वो 16.5% कम हुआ है। याद रखिएगा, यह भारत में बार बार कहा जाता है कि भाई हमारे यहां हाउस होल्ड पर ऋण बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ऋण बाहरी नहीं है। हाउस होल्ड पर जो ऋण है वो आंतरिक ऋण है। हमारे यहां का हाउस होल्ड अभी भी बाहरी ऋण से ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, यह बात यहां पे स्पष्ट होती है। हमारी डेट सर्विसिंग जो है, यानी कि अपनी कुल प्राप्तियों का प्रतिशत, कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
जो हम खर्च करते हैं ऋण में, ऋण को चुकाने में, वो हमारा अब बढ़ के हो गया है 6.7%। पहले ये 5.3% था। यानी कि निश्चित तौर पे चूंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा ऋण बढ़ा है, तो उस ऋण की सर्विस करने का, उस ऋण के लिए ब्याज इत्यादि देने का बोझा भी हम पर बढ़ा है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था एक ऋण का एक पर्सपेक्टिव जो होता है, उसमें आप एक अच्छे सेफ स्पेस में भारत की अर्थव्यवस्था को मान सकते हैं, और ऐसा कोई बहुत गंभीर संकट भारत पर इस मामले में नहीं आया है। तो भारत चूंकि ऋण के दृष्टिकोण से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो भारत निश्चित तौर पर यह चाहेगा कि आने वाले वर्षों में जो भी क्रेडिट एजेंसियां हैं, वो भारत की क्रेडिट रेटिंग को भी सुधारें, उनमें परिवर्तित करें, ताकि भारत और बेहतर निवेश को आकर्षित कर पाए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। इसमें और भी कुछ होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। जाते जाते आपको फिर बता दूं कि भाई आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली आपको फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 18 किताबें आपके घर पे मिलेंगी, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।